हेलो बोर्ड एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर बायोलॉजी रिलेटेड स्टडीज़। तो सफलता सीरीज में जहाँ पे हमारा मोटो है कि हार्डवर्क और गाइडेंस के थ्रू आप इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के वन शॉट वीडियोस के थ्रू 97 प्लस मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में अचीव कर सकते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि सारे के सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले हार्ड चैप्टर्स को एक एक करके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 चैप्टर शेयर किए जा चुके हैं और आज का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले बच्चों। एडिशन कर दिया, लेकिन इसमें से ए हमने हटा दिया तो क्या बन गया? बेस्ट। फिर से एक्सप्रेशन चेंज, उल्टा कर दिया इनको, बीस्ट को रीअरेंजमेंट कर दिया तो क्या बन गया? बीट्स बन गया। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो बेटा एक बार फिर से आपके साथ हम लोग आ गए हैं और इस बार टास्क बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है और आप लोगों का फुल कोऑपरेशन, फुल अटेंशन अगर रहेगा तो हम यहाँ पर भी 95 प्लस का टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। तो बेटा बायोलॉजी 12th क्लास बोर्ड एग्जाम की डेट आपको पता है और आज की डेट आपको पता है। इस बीच में हमने पूरा सिलेबस डिस्कस करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, एक एक चैप्टर, उसके बाद हर चैप्टर के पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो सबसे मुश्किल यूनिट है ना बेटा, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स वाइज वेटेज है और बच्चे प्रॉब्लम भी फील करते हैं, वो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने ये टास्क पूरा कर लिया तो बाकी चीजें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर बच्चों बात आती है मेंडल की। मेंडल हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पायनियर कहा गया, इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस पर किए? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए पाइसम सटाइवम पर, जिसको हम क्या कहते हैं? पी प्लांट। बट बेटा पी प्लांट भी दो टाइप के होते हैं, गार्डन पी एंड स्वीट पी। तो हमें ध्यान रखना है लथाइरस ओडोरेटस नहीं, हमें याद रखना है पाइसम सटाइवम। गार्डन पी पे उन्होंने काम किया था। क्लियर? वाइल्ड पी क्या होता है? लथाइरस ओडोरेटस। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, चलिए। अब ये जो ब्यूटीफुल सी पिक्चर है आपको दिखाई दे रही है, ये पेरेंटल जनरेशन है और ये नेक्स्ट जनरेशन है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन आपको दिख रहा है। आई कलर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मदर का आई कलर डिफरेंट है, बच्चे का आई कलर डिफरेंट है, जो कि रिजेंबल कर रहा है फादर को। तो तीन बेसिक चीजें आपको मैं बताता हूँ। कैरेक्टर क्या होता है? एक ऐसा हेरिटेबल फीचर जो पेरेंट से और ऑफस्प्रिंग पे जाता है। अब बहुत बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है। तो एक कैरेक्टर की जो वेरिएंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग उसके जो वेराइटीज हैं, उनको क्या कहा जाता है? ट्रेट। जैसे हम आई कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आई कलर में ब्राउन, ब्लू, रेड आई, जो भी आई का कलर होता है वो उसके ट्रेट हो गए, कि ब्राउन आई और ब्लू आई। कैरेक्टर क्या है? आई कलर है, लेकिन उसके ट्रेट क्या हो गए? ब्राउन, ब्लू, रेड, जो भी आई। इसी तरह शॉर्ट फॉर्म ऑफ या शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज जीन। ठीक है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर था, उसका जो जीन है, उसकी जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होंगी वो क्या कहलाएंगी? एलील कहलाएंगी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। याद रहेगा आपको? तो ये बेसिक्स थी जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे बहुत एक दूसरे से जुड़ी होगी, बहुत बार बार वही सब वर्ड्स आएंगे, तो आपको अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। चलिए, अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था? मेंडल ने पाइसम सटाइवम पे काम किया, पी प्लांट पे काम किया। क्यों किया? क्योंकि वो क्यों पी प्लांट को स्टडी किया, सेलेक्ट किया? इजीली अवेलेबल था, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, इजीली अवेलेबल था और मोर नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। इन सब कैरेक्टर्स की वजह से उन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया, लेकिन उन्होंने बाकी सबसे अलग मेथोडोलॉजी यूज की। ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले किसी ने इस तरह के जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ट्रांसमिशन को स्टडी करने की कोशिश नहीं की। तो 4 पैरामीटर्स पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। सबसे पहले सिलेक्शन, कि जो भी प्लांट लिया वो किसके ऊपर बेस्ड था? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर। कि अगर हाइट की बात करें, एक टॉल था तो एक ड्वार्फ था। इमैस्कुलेशन, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, सेल्फ पोलिनेशन रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? मेल पार्ट एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है, और वो बन गया फीमेल पेरेंट या फीमेल प्लांट। पोलिनेशन क्या कैसे करवाया? जो पोलन ग्रेन्स थे मेल पेरेंट से, वो कलेक्ट करके फीमेल पेरेंट पे ट्रांसफर किए, डस्ट करवाए एंड सीड्स को कलेक्ट किया, जिससे कि नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सके। ठीक है,
तो ये फ्लावर पैरेंट एज मेल एंड फीमेल, एंथर को रिमूव कर दिया इमैस्कुलेशन के थ्रू और ट्रांसफर करवाया पोलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट में, ठीक है। और जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए उनको कलेक्ट किया गया, सीड्स को कलेक्ट किया। अब ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे जिसपे मेंडल ने काम किया। स्टेम हाइट, जो को प्लांट हाइट हम कह सकते हैं, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। फर्स्ट कॉलम में जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, और आपको सिंबल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखना है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। तो हाइट को अगर हम लिखना है तो कैपिटल टी हो गया डोमिनेंट के लिए, और स्मॉल टी सेम लेटर बट स्मॉलर फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव। स्मॉल टी विल बी रिसेसिव, ठीक है बच्चों। ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए। अब इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे था, उन्होंने 2 तरह के क्रॉस परफॉर्म किए। एक में एक जीन की इनहेरिटेंस एक बार में स्टडी की, और दूसरी बार में या दूसरे मेथड में 2 जीन्स की इनहेरिटेंस को एक बार में स्टडी किया। जब एक कैरेक्टर को एक बार स्टडी किया जाता है, ऐसे क्रॉस को बेटा कह देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो एक क्रॉस जिसमें 2 प्लांट सिर्फ एक कैरेक्टर या एक कैरेक्टर के पेयर में डिफर करें, वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट या स्टेम लेंथ लिया गया है, ठीक है। तो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, उनके बीच में क्रॉस करवा दे, या येलो और ग्रीन सीड के प्लांट्स ले लें, तो कोई भी एक कैरेक्टर हम स्टडी करें, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो, स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं पहले, तो होमोजाइगस टॉल प्लांट जो कैपिटल टी है, उसको होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर रहा है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इस तरह से एक एक कैरेक्टर, एक एक गैमेट यहाँ पे बन जाएगा। और F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा फीचर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट होंगे, और उनको जब आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया जाएगा तो F2 जनरेशन में 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनको अगर हम पनेट स्क्वायर के हेल्प से लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 तरह के गैमेट्स यहाँ पे बन रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। 3 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, या 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, रादर देन होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। उनकी रेशियो क्या है, 1:2:1। तो अगर इनकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हम देखते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, 3 टॉल है, तो ये तो क्या आ गया इसका फिनोटाइप, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। और जीनोटाइप में एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ठीक है। तो ये 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, 3:1, ये फिनोटिपिक रेशियो, एंड 1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर ऑब्टेन होती है। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे एक बार बताइए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। दूसरे टाइप के प्रोसेस में जब हम इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं तो होते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। कि अगर एक F1 ऑर्गेनिज्म को, F1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया जाए तो वो कहलाएगा बैक क्रॉस। कि अब अभी हमने देखा था कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट थे, उनके थ्रू F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुए, क्लियर। अब इनको क्या करना है, इसको जो F1 ऑर्गेनिज्म था उसको किसी भी पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करवा दे तो वो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, ठीक है। लेकिन अगर F1 ऑर्गेनिज्म को डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, देन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस याद रहेगा आप लोगों को। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आती है, हमेशा 1:1। अब यहाँ पे देखिए, चेकर बोर्ड की हेल्प से आप इसको भी बना सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, एंड तो ये हेट्रोजाइगस टॉल हो गई, ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो रेशियो विल बी 1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आती है, 1:1। लेकिन अगर बैक क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा सकते हैं हम। तो अगर हम कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म भी आपको मिलेंगे। तो रेशियो 1:2:1 आएगी। और
फिनोटिपिकली 3:1 हो, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप एंड रिसेसिव इंडिविजुअल, तो F1 के हेटेरोजाइगस को डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देंगे, तो रेशो इज 1:1। टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट इज यूज टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, तो हम टेस्ट क्रॉस की हेल्प से उसका पता लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अननोन जीनोटाइप के लिए फ्लावर कलर के लिए हमने क्या करवा दिया, टेस्ट क्रॉस करवा दिया, ठीक है। अब जो वन जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न है, उसके बेसिस पे हम मेंडल के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्चुअली मेंडल के जो 3 लॉ थे, उसमें से 2 को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए कि जो भी कैरेक्टर है, उसको कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में मिलते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो फैक्टर की है, उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टर कह देते हैं, ठीक है। अब जो डिसिमिलर पेयर होगा फैक्टर का, एक मेंबर में वो डोमिनेट करता है, तो वो डोमिनेंट कहलाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिसेसिव। होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। सेम पेयर हो कैरेक्टर का तो वो होमोजाइगस होता है, और अगर अलग हो तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोजाइगस। सिमिलर, होमो, डिसिमिलर, हेट्रोजाइगस। क्लियर, याद रहेंगे ये चीजें भी आपको। चलिए, सेकेंड लॉ में क्या होगा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो जो फैक्टर है एक पेयर में से, वो सेग्रीगेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम अदर्स। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे 2 फैक्टर में से केवल एक ही मिलता है। होमोजाइगस पेरेंट एक जैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, हेटेरोजाइगस पेरेंट 2 अलग-अलग टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये होमोजाइगस पेरेंट था, सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर था, सेग्रीगेशन हुआ तो सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, चाहे वो होमोजाइगस रिसेसिव है। लेकिन हेटेरोजाइगस में क्योंकि डिफरेंट पेयर है फैक्टर्स के, तो सेग्रीगेशन के बाद डिफरेंट टाइप के गैमेट्स भी बनते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स की, जिसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे क्रॉसेस 2 पेरेंट ऑफस्प्रिंग के बीच में, जहां पे 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के स्टडी किए जाएं, वो क्या कहलाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने, जैसा कि हमें पता है, पी प्लांट पे परफॉर्म किए थे इस तरह के क्रॉसेस। तो यहाँ पर हमने देखिए सीड शेप और सीड कलर 2 कैरेक्टर्स ले लिए, सीड शेप एंड सीड कलर। तो सीड शेप में हमने ले लिया है राउंड एंड रिंकल्ड। सीड शेप में हमने ले लिया राउंड एंड रिंकल्ड, 2 कैरेक्टर हो गए। एंड सीड कलर में हम ले लेंगे येलो एंड ग्रीन। तो राउंड येलो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, तो इसको हम कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई से लिख देंगे। रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, तो इसको हम स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई से लिख देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो राउंड येलो है, रिंकल्ड ग्रीन है, तो ये दोनों मिक्सिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल हो गए। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो आर वाई एंड आर वाई इस तरह के गैमेट्स बनेंगे। एंड F1 जनरेशन में ये गैमेट्स मिलकर हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, जो सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड येलो होंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, राउंड येलो पेरेंट, रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट, गैमेट फॉर्मेशन हुई, एंड F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड येलो प्रोड्यूस होंगे। जब F1 में इनकी, सॉरी, F1 ऑर्गेनिजम्स की जब सेल्फिंग करवाएंगे, तो 4 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। राउंड येलो, दोनों डोमिनेंट एक साथ, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, एंड दोनों रिसेसिव। दोनों तरफ सिमिलर टाइप के गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। F2 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि येलो और ग्रीन कलर सेग्रीगेट हो गया 3:1 में, एंड राउंड एंड रिंकल्ड सीड से भी सेग्रीगेट हुआ 3:1 में। कैसे, उसको अभी हम बताएंगे आपको। तो देखिए, अब दोनों टाइप के गैमेट्स को हमने चेकर बोर्ड की हेल्प से ले लिया। अब जहां पे भी कैपिटल आर आपको दिखेगा बच्चों, वो हो जाएगा राउंड। जहां पे भी कैपिटल वाई अगर अकेला भी प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा येलो। लेकिन अगर स्मॉल आर है दोनों, या स्मॉल वाई है दोनों, तो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। देखिए, यहाँ पे दोनों स्मॉल आर है तो रिंकल्ड हो गया, ठीक है। स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो जाएगा। तो राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। एंड राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो ये हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने जो क्रॉस परफॉर्म किया वो सही है कि नहीं। तो आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लीजिए, एक बार में एक कैरेक्टर कर लीजिए। अब शीट शेप ले लीजिए पहले।
सीड शेप क्या था? राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड कितने हैं हमारे टोटल? राउंड देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 12 हो गए। ठीक है। रिंकल्ड कितने हैं हमारे? 3 एंड 1 4। तो रेशो क्या आया? 3:1, वो जो कि मोनोहाइब्रिड क्रोस का रेशो होता है। इसी तरह सीड शेप की जगह सीड कलर आप ले लीजिए, येलो एंड ग्रीन। येलो कितने हैं? 9 एंड 3 12। एंड ग्रीन कितने हैं? 3 एंड 1 4। तो रेशो क्या आई? 3:1। तो अगर अलग अलग सेग्रीगेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही तो है ये। तो अगर अलग अलग में रेशो सेम आती है, मोनोहाइब्रिड क्लोज वाली रेशो आती है, तो इसका मतलब हमने जो क्रोस परफॉर्म किया था वो एकदम सही है बच्चों। लेकिन मेंडल के लॉज के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। उनकी भी अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले आता है डोमिनेंस के साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। कॉल कोरेंस ने सबसे पहले मिराबिलिस जल्पा में इसको ऑब्जर्व किया, तो इसलिए इसको सेमी डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस भी कह देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस का जीन है, उसमें एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टर का एलील है, वो कंप्लीटली डोमिनेंट या कंप्लीटली रिसेसिव नहीं होता, दोनों पार्शियल एक्सप्रेशन देते हैं। एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल दिया हुआ है एंटी रेनम मैजेस का, है ना, कि जहां पे रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? इधर से कैपिटल आर बना, इधर से स्मॉल आर बना, गैमेट्स बने, और F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे कैसे होते हैं? क्योंकि रेड डोमिनेंट है, तो सारे के सारे हेटेरोजाइगस रेड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पर वेरिएशन क्या आ जाता है? यहाँ पर वेरिएशन होता है, रेड की जगह F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, एंड इन F2 जनरेशन जो रेशो आती है बच्चों, वो 1:2:1 आती है। तो क्लियर कट वायलेशन हो गया ना। देखिए, डॉग डॉग फ्लावर में हमने क्या किया? रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाया, गैमेट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक फ्लावर प्रोड्यूस हुए। अब जब इनका सेल्फ क्रॉस करवाया पिंक फ्लावर्स का, तो F2 जनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? दोनों कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर वाले होंगे वो कैसे होंगे? पिंक। दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? व्हाइट। और ये हेट्रोजाइगस प्लांट भी कैसे होंगे? पिंक होंगे। तो रेशो क्या आ गई? 3:1, पिंक टू व्हाइट इन F2 जनरेशन। लेकिन ये वायलेशन है, डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस। ठीक। तो यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशो क्या आ जाती है? सेम आ जाती है। जबकि नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो क्या आती है? 1:2:1। बट फिनोटिपिक रेशो क्या आती है? 3:1। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो दोनों होती है सेम। दूसरा एक्सेप्शन जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, दैट इज को डोमिनेंस। नाम से आपको मतलब को मतलब दोनों के दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट है, और जब एक साथ होंगे तो अपना फुल पोटेंशियल से अपना एक्सप्रेशन देते हैं। ए बी ब्लड ग्रुपिंग जो है ह्यूमन बींग्स में, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। बेटा अगर आपको याद हो, ब्लड ग्रुपिंग जो है ह्यूमन बींग्स में, इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन आई। ग्लाइकोप्रोटीन आई ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है। अब ये 3 फॉर्म में मिलता है, आई ए, आई बी एंड आई नोट। ठीक है। आई नोट का मतलब तो वैसे एब्सेंट है, तो आई ए एंड आई बी आप कह सकते हो। ठीक। तो 3 एलील हैं इसके। अब जो एबीओ लोकस है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है। आई ए का मतलब एंटीजन ए प्रोड्यूस करेगा, आई बी का मतलब एंटीजन बी प्रोड्यूस करेगा, और आई नोट या आई का मतलब है कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में ए ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पे दोनों कंडीशन में बी ब्लड ग्रुप। लेकिन जब दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, तो दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन देंगे, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। इसका मतलब ए और बी को डोमिनेंट है, और आई है रिसेसिव। और जब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा, तो होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का फर्क आपको समझ आ गया। इनकम्प्लीट में पार्शियल है, को डोमिनेंस में इक्वल कंट्रीब्यूशन। एक और एग्जांपल, एक और एक्सेप्शन क्या होता है? मल्टीपल एलील, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, एबीओ तीनों एक साथ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये
पॉपुलेशन स्टडी जब की जाती है, जहाँ पे सिंगल जीन का प्रोडक्ट हमें एक से ज़्यादा इफेक्ट दे, तो इस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया ह्यूमन बींग्स में, इसके अलावा स्टार्च सिंथेसिस जो पी सीड्स में है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे भी जो स्टार्च सिंथेसिस का जीन है, उसके 2 एलील होते हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। होमोजाइगस कैपिटल बी होंगे और वो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे। जो स्मॉल बी है, होमोजाइगस रिसेसिव है, वो स्टार्च सिंथेसिस उसमें कम होगी, रिंकल सीड्स प्रोड्यूस होंगे। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, उसमें राउंड सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मीडियम साइज के होंगे, ना छोटे ना बड़े। तो F1 जनरेशन में राउंड सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, इंटरमीडिएट साइज के सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। याद रहेगा बेटा आपको? तो 3 एक्सेप्शन अभी हमने देख ली। इसके अलावा एक प्लियोट्रोपी होता है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, कि एक जो जीन है वो एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे, तो वो क्या कहलाएगा? प्लियोट्रोपी जीन। और वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्लियोट्रोपी। अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब मैनी, जेनिक का मतलब जीन्स, कि बहुत सारे जीन्स की इनहेरिटेंस, कि जब बहुत सारे जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करें, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। इसका बेस्ट, या हम कह सकते हैं क्लासिकल एग्जांपल जो है, वो है स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स। स्किन कलर हमारी बॉडी का, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ह्यूमन में स्किन कलर जो है, वो कंट्रोल होता है 3 जीन से, ए बी एंड सी, 3 जीन्स कंट्रोल। इसके अलावा आई कलर या इंटेलिजेंस, कर्नल कलर इन व्हीट, ये भी सारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल है। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी वेरिएशन है। अगर तीनों डोमिनेंट एक साथ होंगे तो निग्रो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे, और तीनों रिसेसिव होंगे तो वेरी वाइट, या जिसको हम कहते हैं क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एकदम सफेद जिस होते हैं ना, जो एल्बिनो, नहीं एग्जैक्टली वर्ड, वेरी फेयर। तो ये कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, लॉ मेंडल के लॉज की। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी ने दी थी, नाम याद रखना है आपको। उन्होंने कहा कि पेयरिंग और सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की, पेयर्ड क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन होता है पेयर्ड फैक्टर्स का। जो जीन्स पे जो क्रोमोसोम पे जो फैक्टर्स हैं, उनकी सेग्रीगेशन या सेपरेशन होती है पेयरिंग और रिपल्शन की वजह से, सेपरेशन की वजह से। सटन ने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को जोड़कर मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया। अब देखिए, ये सेल है, सेल में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे डीएनए है, डीएनए में जीन्स है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया कि क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटरी व्हीकल्स हैं, वो कैरेक्टर्स के लिए जो मशीनरी होती है उसको कैरी करते हैं। और जो अगर 2 एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस पेयर हो गया क्रोमोसोम्स, ठीक। अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, तो एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड्स तो क्या कहलाएंगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और पेयर के जो दूसरा क्रोमोसोम है, उसकी जो क्रोमेटिड्स क्या है, वो क्या कहलाएंगी? नॉन सिस्टर, ठीक है। तो होमोलोगस पेयर है जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाता है, देखिए सेपरेट हो गया ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और इसी के बेसिस पे तो पता चला कि देयर इज अ पैरेललिज्म इन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, कि जीन्स भी पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, दोनों गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट कर जाते हैं, बट जाइगोट में दोबारा जाकर मिल जाते हैं। दोनों की रेप्लिकेशन होती है एस फेज और सेल साइकिल, ठीक है। सेग्रीगेशन कहाँ होगी? एनाफेज 1 में, मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में उसकी सेग्रीगेशन हो जाती है, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उनको कह देते हैं बाइवेलेंट, ठीक है बच्चों। तो ये एनाफेज 1 मियोसिस 1 में, एनाफेज मियोसिस 2 में, और ये जर्म सेल्स बनती। तो मेटाफेज में जब इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को ये अरेंज कर लेते हैं, और मेटाफेज 2 में इनका सेग्रीगेशन हो जाता है। तो पैरेललिज्म भी पता चला बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कि होमोलोगस पेयर तो सेग्रीगेट करके ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और इंडिपेंडेंट जो पेयर्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लेकिन वो एक दूसरे की एक्सप्रेशन को इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में आप देखते हो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आई कलर स्किन कलर को इंटरफेयर करे या स्किन कलर हेयर कलर को इंटरफेयर करे, ऐसा नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, होमोलोगस पेयर है, दो इक्वली जो अरेंजमेंट, जो पॉसिबल अरेंजमेंट है मेटाफेज वन पे वो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये अलग अरेंजमेंट है और ये अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। सेग्रीगेशन हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन हो गया। और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप देखिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सेम चीज यहाँ पर दिखाई हुई है कि अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। जर्म सेल में पेयर्ड कंडीशन में से सिर्फ एक आएगा, वो दोबारा से कंबाइन करके फिर जायगोट बना देगा। समझ में आ गई बात कि पेयर्ड कंडीशन सेपरेशन, फिर जायगोट में फिर से कॉम्बिनेशन दिखाना है आपको। क्लियर टू एवरीवन? बेटा जहां पे भी कंफ्यूजन है बता दीजिए, बड़ा टिपिकल सा चैप्टर है, लेकिन मेरे को सबसे इजी लगता है जहां पे भी अगर एक बार आप पकड़ गए ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। 10 सेकंड वेट करता हूँ, आप अपना एक बार चेक कीजिए। आया कुछ समझ? हम सब दीजिए फटाफट अगर आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो। चलें आगे। चलिए आप इसी की कंटिन्यूएशन में एक और बात करते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल फॉर जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्यों करते हैं या क्यों माना जाता है? 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि शॉर्ट जनरेशन टाइम है। लाइफ साइकिल जो है 12 से 14 दिन की होती है, उसी में ब्रीडिंग होती है और ब्रीडिंग थ्रू आउट ईयर हो जाती है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता। मेल और फीमेल इजीली दिखाई दे जाते हैं, मेल जो है छोटा होता है, फीमेल के कंपैरिजन में साइज का डिफरेंस होता है। ठीक है, किसी भी सिंथेटिक मीडियम पे उसको ग्रो कर सकते हैं, हैंडल करना इजी है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी आर प्रोड्यूस इन वन मैटिंग एंड मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस, जो कि लो पावर के माइक्रोस्कोप से भी हम देख सकते हैं, वो पाई जाती है। देखिए ये मेल है स्मॉल इन साइज, फीमेल इज लार्ज इन साइज। ठीक है, तो इसलिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल कहा जाता है फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। अब लिंकेज क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, लिंक करना। देखो बेटा, अगर वर्ड बाय वर्ड भी आप चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लिंक का मतलब एसोसिएशन। यहाँ पे किसकी एसोसिएशन? फिजिकल एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा जीन्स की एक एक क्रोमोसोम पे। अब देखिए मान लीजिए मैं कह यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। क्लियर टू एवरीवन? अब इन दोनों जीन्स के साथ रहने की प्रोबेबिलिटी या इनहेरिट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम टू इस जीन की इस जीन के साथ। याद रहेगा? ठीक है ना? तो ये क्या कहलाया? लिंकेज। तो जो लिंक्ड जीन है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन रिकॉम्बिनेशन क्या होगी कि जो नॉन पेरेंटल जीन है उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेशन। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होता है क्रॉसिंग ओवर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था होमोलोगस पेयर जो क्रोमोसोम का है, उसमें से एक आर्म में जो क्रोमेटिड्स होंगी वो क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। दूसरी जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। कि एक्सचेंज हो रही है आर्म्स, ये दोनों आर्म्स अगर एक्सचेंज होती हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ आर्म्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन 1 और जीन 2 दोनों पास पास है, वो लिंक जीन्स कहलाएंगे। लेकिन जो दूर दूर हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अनलिंक्ड जीन्स या नॉन लिंक्ड। एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन डिस्टेंस आप देखिए, अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो भी अनलिंक्ड हो जाएंगे। ये पास पास है तो टाइटली लिंक्ड हो गए, ये दूर दूर है तो लूजली लिंक्ड हो गए। ठीक, समझ आई बात? चलिए, तो लिंक मॉर्गन ने क्या कहा? मॉर्गन ने बहुत सारे डाइहाइब्रिड प्रोसेस परफॉर्म किए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, जिससे वो उनको पता चले कि सेक्स लिंक जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है। पहले उन्होंने क्या किया? फर्स्ट क्रॉस में येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मल जो हमारे जेनेटिक क्रॉसेस होते हैं उससे अलग होता है। नॉर्मल में तो हम क्या कर देते हैं? डोमिनेंट को कैपिटल से और रिसेसिव को स्मॉल से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे
प्लस लिखा जाता है डोमिनेंट के, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पाए वाई क्रोमोसोम इस तरह से लिखा जाता है। तो येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल को क्रॉस करवाया ब्राउन आइड एंड रेड आइड, ब्राउन बॉडी और रेड आइड फीमेल मेल के साथ, जो कि डोमिनेंट था, वाइल्ड टाइप था। दूसरे क्रॉस में व्हाइट आइड मिनिएचर विंग को रेड आइड लार्ज विंग के साथ क्रॉस करवाया। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्रॉस, ये वाला, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, ये सर क्या ही है, ठीक है ना। ये क्रॉस 1, ये क्रॉस 2, येलो एंड व्हाइट और वाइल्ड टाइप को क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन में जो वाइल्ड टाइप थी वो कैरेक्टर किस में आ गया, फीमेल में, और मेल हो गया येलो व्हाइट, ठीक है। अब F2 जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं 98.7%। अरेंजमेंट वाइज देखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट हमने देखा था यहाँ पे, ये वाला सिर्फ अरेंजमेंट के बेसिस पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, सिर्फ लोकेशन की बात है। यहाँ पर देखिए, है ना। तो 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 1.3 सिर्फ क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, 98.7 एंड 1.3। जबकि दूसरे में देखिए आप यहाँ पर 62.8 एंड 37.2, 68.8 एंड 37.2%। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेशन ना के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, लिंकेज। लेकिन कैसा लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, कि सेग्रीगेशन हो ही नहीं रहा है। सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25% से कम होती है तो वो कहलाएगा कंप्लीट लिंकेज। यहाँ पर देखिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, 25% से ज्यादा हो गई तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज समझ में आ गया। सिर्फ आप यहाँ पर बार बार देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किसका है, ये सेकंड क्रॉस है, कि जो व्हाइट आई और येलो बॉडी के जीन्स हैं वो टाइटली क्लोज्ड है, टाइटली लिंक्ड है, तो रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% होता है। लेकिन जो व्हाइट एंड मिनिएचर विंग के जो जीन्स हैं वो लूजली लिंक्ड हैं, मतलब वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करेंगे, तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़कर हो जाती है 37.2%। तो टाइटली लिंक्ड या कंप्लीट लिंकेज लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, लूजली लिंक्ड जीन्स हाई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ड्रोसोफिला के केस में क्लासिकल एग्जाम्पल को स्टडी किया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल इजी चीज है, ठीक है। तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज आपको याद रखना है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेस देन 25%, कंप्लीट, मोर देन 25% रिकॉम्बिनेशन, इनकम्प्लीट लिंकेज। सीधा सा है ना बेटा, देखिए ये क्रोमोसोम्स है हमारे पास, ये क्रोमोसोम है हमारे पास, या ये होमोलोगस पेयर आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जो है जीन्स, उनके चांसेस जो ज्यादा होंगे ना इनहेरिटेंस करने के, ट्रांसमिट होने के एक साथ, तो वो क्या हो गए, लिंक्ड जीन्स। अब इसके कंपैरिजन में इसके चांसेस बहुत कम है, या अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके इनहेरिट इनहेरिट होने के चांस कम है, तो क्या हो गए, अनलिंक्ड जीन्स। तो लिंकेज जब होगा और वो दोनों पास पास होंगे तो टाइटली बाउंडेड होंगे एक दूसरे से, तो कंप्लीट लिंकेज शो करेंगे। लेकिन जब दूर दूर हो जाएंगे तो लिंकेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25% से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। 3 टाइप का मैकेनिज्म होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, एक्स 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 नोट टाइप। देखिए ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये ध्यान रखना है पहले, हेट्रो एंड होमोजाइगस। एग्जांपल्स यहीं से आपको याद हो जाना चाहिए, फोटो देख के ही। ग्रास ऊपर है, ठीक है, ड्रोसोफिला है, एंड ये क्या है न। अब आप कहोगे सर हम कहाँ गए, ह्यूमन बींग्स, यही तो होता है, एक्स 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 वाई टाइप। तो सबसे पहले एक्स 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 नोट टाइप, जो कि मैंने आपको अभी बताया ग्रास ऊपर में। यहाँ पर देखिए जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है, मेल इज हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक का मतलब अलग अलग टाइप के गैमेट्स हैं, जबकि फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो मेल हेट्रोगैमेटिक का एग्जांपल क्या है, एक्स 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 नोट टाइप, मेल हेट्रोगैमेटिक, फीमेल होमोगैमेटिक, ग्रास ऊपर में ये देखने को मिलता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, कोई इफ बट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखना, है ना। उसके बाद
खुद के वाला देख लो, ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है, एक्स एक्स एंड कौन सा एक्स वाई होता है ना, ठीक है, एक्स 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 वाई। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी मेल हेट्रोगेमेटिक है और फीमेल होमोगेमेटिक है, एक्स वाई इन मेल एंड एक्स एक्स इन फीमेल। ड्रोसोफिला में भी आपको दिख रहा है, एक्स एक्स इन फीमेल ड्रोसोफिला एंड एक्स वाई इन मेल ड्रोसोफिला। तीसरा टाइप था जेड 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 डब्ल्यू टाइप, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे मेल होमोगेमेटिक है एंड फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक। दो टाइप के गैमेट्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल प्रोड्यूस कर रही है। हैन में, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटिक देखने को मिलती है। अब हमारी इंडियन सोसाइटी की, इंडियन कल्चर की एक मेजर प्रॉब्लम है बेटा, आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, हमारी सोसाइटी में जो अगर गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है तो फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है ह्यूमन बींग्स में, 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 22 जो पेयर हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं, और जो लास्ट पेयर होता है उसको कहते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स फीमेल्स में और एक्स वाई इन मेल में। तो मेल हेट्रोगेमेटिक है, तो अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होगा तभी तो बॉय या मेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड, सॉरी बॉय या सन बोर्न होता है। अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ जुड़ेगा तो हमेशा डॉटर डॉटर ही होगी। तो जब फीमेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो उसको हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं। एक तो ये रैंडम या चांस डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक्स वाई के साथ जुड़ता है या एक्स एक्स के साथ कंबाइन होता है, तो वैसे तो किसी को ब्लेम किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर ब्लेम करना भी है तो मेल्स होने चाहिए ना, क्योंकि मेल्स के साथ मेल के पास है वाई क्रोमोसोम। तो वैसे तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, रैंडम रैंडम कॉम्बिनेशन होता है, बट अगर ब्लेम करना ही है तो मेल शुड बी रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको ये टैबू हटाने की जरूरत है हमारी सोसाइटी से। अब एक और यूनिक केस है सेक्स डिटर्मिनेशन का, सेक्स एक्सप्रेशन का, हनी बीज में। बेटा बेटा हनी बीज में जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 32 और मेल्स होते हैं एप्लॉइड। हमेशा एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है क्योंकि मेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस। इसलिए फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन को हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम भी कहा जाता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करके स्पर्म्स या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए मेल में फादर नहीं होते, उनके बेटे नहीं होते, लेकिन उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं और ग्रैंडसन हो सकते हैं। कैसे देखिए, क्वीन का मतलब फीमेल है जो कि डिप्लॉइड है, 2n इज इक्वल टू 32 है। ड्रोन का मतलब मेल है जो कि हैप्लॉइड है, n इज इक्वल टू 60। ठीक, अब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे तो n ही रहेगा, इक्वल नंबर तो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन के बिना ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो जो ड्रोन प्रोड्यूस होगा, मेल जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा हैप्लॉइड होगा, और जो फीमेल्स होंगी चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो क्वीन है, सारी की सारी डिप्लॉइड होंगी क्योंकि ये कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो फीमेल मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि मेल से सारे के सारे मेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फीमेल म्यूटिक डिवीजन करके, रिडक्शनल डिवीजन करके मेल प्रोड्यूस करती हैं, मेल्स में माइटोसिस होगा और फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जो कि पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू होता है। बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, पार्थिनोजेनेसिस। मेल्स हमेशा हैप्लॉइड जिनके फादर नहीं होते लेकिन ग्रैंडफादर होते हैं, सन नहीं होते लेकिन ग्रैंडसन हो सकते हैं। देखिए ना यहाँ पर नहीं है ना सन, इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन में नहीं है, लेकिन एक जनरेशन स्किप करके हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात होगी किसकी, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंसेस जिसकी वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म का, और ये हो सकता है म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से। मेन कॉजेज होते हैं म्यूटेंट्स, फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटेशंस हो सकते हैं। दो तरह के म्यूटेशंस होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। की अगर डीएनए सीक्वेंस में एक पॉइंट पर चेंज हो, एक पॉइंट पर चेंज हो तो पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। एक से ज्यादा पॉइंट्स पर चेंजेस हो तो वो क्या कहलाएंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्या होता है। कि ये देखिए, ये नेचुरल सीक्वेंस है, ओरिजिनल सीक्वेंस है। पॉइंट म्यूटेशन बता रहा हूँ पहले आपको, सिंगल बेस पेयर जो है डीएनए का वहां पे चेंज हो रहा है। देखिए यहां तक सेम है, यहाँ पे चेंज हुआ, टी की जगह क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, टी की जगह क्या आ गया,
सी आ गया। अब यहाँ तक कोई म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है, डीएनए लेवल पे। फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो गया। पहले में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलेशन कहा जाता है, याद है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे एक किसके साथ पेयर करेगा, थायमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, यूरासिल क्या हो जाता है, स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन है, ठीक। तो सिंगल बेस में जब चेंज होगा उसकी वजह से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट में क्या है, पूरा का पूरा फ्रेम, पूरी की पूरी पिक्चर ही चेंज हो रही है कि एक से ज्यादा पॉइंट पे डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आ जाएंगे, तो उनको हम क्या कह देते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये अलग अलग रीजन से हो सकता है, एडिशन से हो सकता है, डिलीशन से हो सकता है, इन्वर्शन से हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबल रीजन बच्चों इसके हो सकते हैं, ठीक है। ये डिलीशन, इंसर्शन, शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, लॉस, गेन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए नॉर्मल वर्ड क्या था, फिर वो बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है, उससे आप समझ जाएंगे, बीस्ट, BEAST, ठीक है। आप इसका सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी की जगह हमने क्या कर दिया, एफ कर दिया, तो क्या बन गया, फीस्ट, पूरा का पूरा उसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया ना। अब इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, आर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, बीस्ट में एक्स्ट्रा आर जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ब्रेस्ट हो गया। इंसर्शन कर दिया, एडिशन कर दिया, लेकिन इसमें से ए हमने हटा दिया, तो क्या बन गया, बेस्ट। फिर से एक्सप्रेशन चेंज, उल्टा कर दिया इनको, बीस्ट को रीअरेंजमेंट कर दिया, तो क्या बन गया, बीट्स बन गया। तो बिल्कुल एक्सप्रेशन हर केस में चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, चाहे हम इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन हो रहा है या इन्वर्शन हो रहा है, उसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए बेस पेयर के सीक्वेंसेस में एक से ज्यादा पॉइंट पर चेंज हो रहा है। एक सिंपल वर्ड से आपने देखा कितने अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन बन गए, एडिशन से फीस्ट हो गया, इंसर्शन से ब्रेस्ट हो गया, डिलीशन से बेस्ट बन गया, और इन्वर्शन से बीस्ट हो गया। इसी तरह हमारे डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस किस वजह से आते हैं, तो वो सारे एजेंट्स, वो कॉजेस जो म्यूटेशंस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, म्यूटेशंस कहलाते हैं। दोनों तरह के हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं म्यूटेशंस। फिजिकल म्यूटेशंस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेज, एक्स रे, सारे के सारे ये होते हैं फिजिकल म्यूटेशंस। जबकि मस्टर्ड गैस, फिनोल, फोमिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे केमिकल भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, तो ये कहलाता है केमिकल म्यूटेशंस। याद रहेगा बच्चों, चलिए। अब एक और टिपिकल सा टॉपिक है, सर ये तो समझ नहीं आता, ये पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है। सबसे आसान है बेटा, कि ह्यूमन बींग्स में क्रोज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो फैमिली की हिस्ट्री होती है इनहेरिटेंस पैटर्न की, उसको स्टडी किया जाता है। तो उस स्टडी को, स्टडिंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस फॉर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इज नोन एज अ पेडिग्री एनालिसिस। ये पेरेंटल जनरेशन होगी, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई, F1 F2 जनरेशन हो गई। तो इस बच्चे की ये पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट है, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, पैटर्नल और मैटरनल साइड के, तो ये सारी स्टडी जब की जाती है तो उसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो एक चार्ट की फॉर्म में फैमिली हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाता है, पेडिग्री। इससे स्पेसिफिक ट्रेट या एबनॉर्मलिटी या किसी डिजीज को स्टडी करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि सेक्स लिंक्ड होते हैं या ऑटोसोमल डिजीज होते हैं। सेक्स लिंक डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए व्हाइल स्टडिंग पेडिग्री या डूइंग पेडिग्री एनालिसिस। आपके एनसीईआरटी में भी बहुत स्क्वायर है, तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल फीमेल को, डार्क होंगे तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे, सिंगल लाइन बिटवीन मेल एंड फीमेल मैटिंग होगी, लेकिन अगर डबल लाइन होती है तो कंसंजीनियस मैटिंग, या जिसको क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज है, वो कहलाती है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो दो तरह के पैटर्न को स्टडी करने में पेडिग्री एनालिसिस हेल्प करता है। डोमिनेंट रिसेसिव हमें पता है, लेकिन ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड दो चीजें और होती है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के लिए, वो डोमिनेंट है। आप देख रहे हो हर जनरेशन में अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या होगा, जो कि सिकल सेल एनीमिया है, पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, लेकिन F1 और F2 जनरेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। हीमोफीलिया क्लासिकल एग्जांपल है, जिसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं।
क्वीन विक्टोरिया से आया और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये फैल रहा है। क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी, तो जो उसकी फैमिली में उनके डिसेंडेंट थे, उनमें ये डिजीज देखने को मिली। और आप याद रखना, सेक्स लिंक डिजीजेज जो होती है ना बेटा, वो मेल्स में ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, मोर इन मेल्स, क्योंकि मेल में होता है सिंगल एक्स क्रोमोसोम, और अगर वही अफेक्टेड है, उसी पे वो एलील है, वो जीन है, तो वो डायरेक्टली अपना इफेक्ट दिखा देगा। लेकिन फीमेल में जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो नहीं होगा जीन, तब तक फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी। अगर सिंगल जीन पर, सॉरी, सिंगल क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है, तो ऐसी फीमेल खुद अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज कोज कर देगी। ऐसी फीमेल को कहा जाता है कैरियर फीमेल, जैसा कि क्वीन विक्टोरिया के केस में हमने देखा, शी वाज अ कैरियर। ठीक है। अब इसी बेसिस पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा दो टाइप के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जीन्स और क्रोमोसोम में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होंगे उनको जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाएगा। तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारे के सारे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये थोड़े से ज्यादा है तो आप इनको याद रख लीजिए, क्रोमोसोमल डाउन, टर्नर एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये 3 क्रोमोसोमल है, बाकी सारे आपके सिलेबस में है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक एक करके बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। जेनेटिक डिसऑर्डर जिनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कह सकते हैं, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। नहीं, वो फॉलो करेंगे, हम उसको पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी कर सकते हैं। देखिए ना, द इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है। मेनली पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं, ये सारे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताए। तो सबसे पहले रॉयल डिजीज की बात कर लेते हैं। ये सिंबल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने ध्यान रख लिए तो आप इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप सोल्व कर लोगे। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव डिजीज है। यहाँ पे जो जो ब्लड क्लोटिंग है वो प्रोसेस अफेक्टेड हो जाती है, एंड पेयर्ड जीन कैपिटल एच एंड स्मॉल एच जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। कैपिटल नॉर्मल एलील है और स्मॉल एच हीमोफिलिक एलील है। तो अगर दोनों हीमोफिलिक एलील प्रेजेंट है तो वो फीमेल अफेक्टेड होगी, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे होते ही। लेकिन मेल में अगर एक, क्योंकि एक एक्स है और उस पे अगर वो एलील है तो वो अफेक्टेड होगा। ये नॉर्मल फीमेल क्योंकि दोनों कैपिटल एच है, ये कैरियर फीमेल हेटेरोजाइगस क्योंकि एक एक्स पे स्मॉल एच है जो कि हीमोफिलिक एलील है। ठीक है। तो हीमोफीलिया फीमेल्स में रेयर है, क्योंकि जब मदर में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का एलील यानी कि स्मॉल एच जब तक प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, तब वो अफेक्टेड होगी। अगर एक है तो वो कैरियर हो जाएगी। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये भी सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, कि रेड और ग्रीन जो कोन सेल्स होती हैं ह्यूमन आई की, उसकी वजह से रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता पेशेंट। ठीक है ना। मेल्स में फिर से आप देख पा रहे होंगे 8% ऑफ मेल्स बट ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स आर अफेक्टेड। नॉर्मल कलर विजन में ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा, येलो येलो ही दिखेगा, लेकिन कलर ब्लाइंड के केस में सबको ग्रीन नहीं दिखेगा। ठीक है। आप यहाँ से आप चेक करके बताइए आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कितना नंबर है ये बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताइए। अगर आपको ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा नंबर तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, फटाफट बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में। देखिए, नॉर्मल एलील सी है, रिसेसिव एलील स्मॉल सी है। अब फीमेल फीमेल में अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल सी होगा तो वो कलर ब्लाइंड होगी। अब कलर ऑफ ए हेट्रोजाइगस, अगर कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल का मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो 50% चांस है कैरियर फीमेल के बेटे में कलर ब्लाइंडनेस होने का। लेकिन डॉटर कब कलर ब्लाइंड होगी? कि मदर तो कैरियर हो और फादर कलर ब्लाइंड हो। मदर कैरियर एंड फादर कलर ब्लाइंड, देन ओनली डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है। चलें आगे। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दो एग्जांपल अभी अभी तक हमने आपके लिए देखे। उसके बाद बात करेंगे अगले कैरेक्टर की, नहीं थैलेसीमिया हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। ये हो गया हमारा यह सिकल सेल एनीमिया। अभी तक हमने देखे थे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है। अगर दोनों के दोनों पेरेंट कैरियर होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे उस पर्टिकुलर जीन के लिए, तो वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो एलील
जो अलील है वो उसको कंट्रोल करते हैं, HbA एंड S। जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगी वो होगी कैरियर। यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं होगी क्योंकि ऑटोसोमल है। हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो क्या होगा, कैरियर, कि ए भी है और एस भी है। लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में वो अफेक्टेड हो जाएंगे। एच बी एस अगर है तो अफेक्टेड। तो देखिए एच बी ए और एच बी एस दो है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये क्या होगा, कैरियर होगा। एच बी ए होमोजाइगस डोमिनेंट है तो नॉर्मल होगा। लेकिन एच बी एस दोनों एक साथ है, रिसेसिव है, डबल रिसेसिव कंडीशन, तो वो क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड। तो सिकल सेल एनीमिया का कोर्स क्या है, ये पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है बेटा। पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा और बीटा चेन होती है, तो बीटा चेन में 6 अमीनो एसिड पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये ए और ये बी पेप्टाइड, ये ए पेप्टाइड नॉर्मल था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीटीसी जीएजी, ठीक है। तो ये ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, लेकिन यहाँ पे सिंगल चेंज बेस पेयर की वजह से क्या बन गया, वैलिन अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। जीएजी की जगह जीयूजी बन गया। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया, ये सेकेंड पोजीशन पे चेंज आ गया और पूरी की पूरी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, उनकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो गई डिक्रीज। अगला एग्जांपल जो है वो आ जाता है, एक और क्लासिकल एग्जांपल है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसको एनबोर्ड एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसमें डायट्री प्रोटीन जो होती है फिनाइल एलानिन, उसको फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन पेशेंट में ये एंजाइम होता है एब्सेंट, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड में बदल गया, टायरोसिन की जगह क्या बन गया, पायरुविक एसिड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ये है प्रॉब्लम। तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, ब्रेन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। और ये फिनाइल एलानिन है जो यूरिन में, यूरिन के थ्रू पास होगा बॉडी से। तो अनअफेक्टेड कैरियर फादर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अनअफेक्टेड कैरियर मदर है, ठीक है। तो 25% चांसेस हैं कि अनअफेक्टेड होगा, लेकिन 50% चांसेस हैं कि अनअफेक्टेड कैरियर होगा, लेकिन 25% चांसेस तो है ना अफेक्टेड होने की, ठीक। थैलेसीमिया और एक खतरनाक बीमारी और एक खतरनाक कंडीशन, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है अनअफेक्टेड कैरियर हेट्रोजाइगस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में। ये भी म्यूटेशन की वजह से होता है कि जो दो टाइप का होता है, थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी। अल्फा और बीटा जो चेन है हीमोग्लोबिन की, उसमें उनकी रिड्यूस सिंथेसिस हो जाती है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, एनीमिया कॉज कर देता है। तो थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस हो रहे हैं, जबकि सिकल सेल एनीमिया क्या थी, क्वालिटेटिव थी, क्योंकि क्वालिटी चेंज हो गई थी, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन जाता है, इनकरेक्ट फंक्शनिंग थी ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फा जो ग्लोबिन चेन थी वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो जो क्लोज रिलेटेड जिनको लिंक्ड जीन कहते हैं, एच बी ए और एच बी ए टू क्रोमोसोम 16 पे होगा तो अल्फा थैलेसीमिया, याद रखना है, ठीक है ना। लेस अल्फा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, क्रोमोसोम 16 पे है तो अल्फा थैलेसीमिया, और अगर क्रोमोसोम 11 पे है तो बीटा थैलेसीमिया। यहाँ पे सिंगल जीन है एच बी बी जो कि क्रोमोसोम 11 है, 11 पे है, वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एच बी ए वन और एच बी ए टू दो जीन जो है क्रोमोसोम 16 के, वो अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बेटा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में या तो एब्सेंस हो सकती है, या एक्सेस हो सकती है, या रीअरेंजमेंट हो सकता है। हमने देखा था ना, बीस्ट फीस्ट बीट्स। तो एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी दो वर्ड यूज किए जाते हैं। एनिप्लॉइडी का मतलब गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, या तो सेग्रीगेशन ना हो क्रोमेटिड्स का, उस रीजन से हो सकता है सेल डिवीजन के टाइम पे। देखिए नॉर्मल प्लॉइडी है ये। अब यहाँ पे 2n+2n-2 नलसोमिक, एन यहाँ पे मान लीजिए कितना भी हो सकता है। मोनोसोमिक का मतलब लेस हो गया या ज्यादा हो गया, बताइए। यहाँ पे 3 पेयर दिख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, 2n-2। टेट्रासोमिक में डबलिंग हो जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा,
डबली टेट्रासोमी 2n+2+2, तो यहाँ पे देखिए ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है नंबर, है ना, या तो गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। और इस वजह से कुछ डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब पॉलीप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट, जैसे पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात थी। अब साइटोकाइनेसिस की सिंथेसिस नहीं होती ड्यूरिंग टेलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। प्लांट्स में कॉमनली देखने को मिलता है, साइटोकाइनेसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स में। अब मान लीजिए डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम का था 6, 2n was 6, मियोसिस हुआ तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर, गैमेट्स का नंबर रिड्यूस नहीं हुआ और ये सारे के सारे जुड़ गए, तो 4n हो गया, तो डबलिंग हो गई ना, पॉलीप्लॉइडी होगी। तो हैप्लॉइड n, डिप्लॉइड 2n, ट्रिप्लॉइड 3n एंड टेट्राप्लॉइड 4n। 4n का मतलब ये नहीं कि 24 हो जाएगा, 2n 6 था तो 4n क्या होगा, 12 हो जाएगा। और इस वजह से जो कॉमन डिजीजेस होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आप कह सकते हो, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डाउन सिंड्रोम, जिसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो नॉर्मल 46 क्रोमोसोम, तो 45 ऑटोसोम प्लस XX, ठीक है, तो XY हो गया या XX हो गया, तो नॉर्मल 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे देखिए ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, तो जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, देखिए ये फीचर्स हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाएगा, स्मॉल हेड होगा, फरोड टंग हो जाएगी, ओपन माउथ रहेगा, पाल्मर क्रीज हो जाएगी, रिटार्डेड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो जाएगी, और बाय बर्थ हार्ट डिजीज हो सकते हैं ऐसे बच्चों में, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं ऐसे बच्चों में। सीमियन क्रीज, पाल्मर क्रीज जिसको कहा जाता है। दूसरी डिजीज जो इसी तरह से है, रिलेटेड है, दैट इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये एडिशन है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, XXY। तो ऐसे मेल जिनमें फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाए, ठीक है, मेल विद फीमेल कैरेक्टर्स, जैसे मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी ओवरऑल तो, लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, जिसको गायनेकोमेस्टिया कहा जाएगा। ऐसे मेल स्ट्राइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। मेंटली रिटार्डेड होते हैं, XXY, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, बॉडी पे हेयर नहीं होंगे लेकिन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और इसका जस्ट अपोजिट कर दें, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो 44 प्लस एक्स नोट। तो ऐसी फीमेल जिसमें मेल के कैरेक्टर्स आ जाए, ये नॉर्मल फीमेल है XX, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इनके फीचर्स में ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाएंगी, तो ये भी स्टेराइल होती है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलती, ये भी मेंटली रिटार्डेड होते हैं और डवार्फ हो जाते हैं। तो बेटा ये था आपका पहला चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे मुश्किल काम हमने सबसे पहले शुरू किया है, और बायोनीति है ही इसीलिए कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करना। ठीक है, और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने किसको टैग किया, किसको शेयर किया, और फिर साथ ही अंतिम युद्ध लड़ते हैं जैसे कि 95 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर पाए। टिल देन कीप स्टडिंग, सी यू सून, मिलते हैं